इस वीडियो में हम जीएसटी रजिस्ट्रेशन का पूरा प्रोसेस डिटेल में जानेंगे। आप अपना या अपने क्लाइंट का जीएसटी का रजिस्ट्रेशन आराम से कर सकते हैं और आपकी कोई भी क्वेरी है रिलेटिंग टू जीएसटी रजिस्ट्रेशन इस वीडियो के थ्रू सॉल्व की जाएगी। आप कमेंट भी कर सकते हैं अपनी क्वेरीज और हम जानेंगे क्या क्या डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड है जीएसटी रजिस्ट्रेशन के लिए और जीएसटी रजिस्ट्रेशन में आधार ऑथेंटिकेशन का क्या रोल है। तो स्टार्ट करते हैं हमारा वीडियो। सबसे पहले हमें लॉगिन करना पड़ेगा www.gst.gov.in में। उसके बाद हमें सर्विसेज में जाना होगा। सर्विसेज में हम जाएंगे, सर्विसेज के बाद रजिस्ट्रेशन में जाएंगे, फिर न्यू रजिस्ट्रेशन में हम जाएंगे। न्यू रजिस्ट्रेशन में हम जैसे ही जाते हैं वैसे ही बहुत सारी क्रेडेंशियल हमसे पूछे जाते हैं। ये पार्ट ए है न्यू रजिस्ट्रेशन का। तो बेसिकली पूछा जाता है IMA। तो बेसिकली हमें टैक्स पेयर सिलेक्ट करना है। बहुत सारी ऑप्शंस अवेलेबल है जैसे टैक्स डिडक्टर, कलेक्टर, जीएसटी प्रैक्टिशनर। हम टैक्स पेयर सिलेक्ट करते हैं। उसके बाद हम स्टेट या यूनियन टेरिटरी सिलेक्ट करेंगे। जहां हम रजिस्ट्रेशन लेना चाहते हैं वो स्टेट या यूनियन टेरिटरी हमें सिलेक्ट करना है। जैसे मैं वेस्ट बंगाल में रजिस्ट्रेशन लेना चाहती हूँ तो इसलिए मैं वेस्ट बंगाल सिलेक्ट करूंगी। उसके बाद आपको डिस्ट्रिक्ट सिलेक्ट करना है कि कौन से डिस्ट्रिक्ट में आप जीएसटी का रजिस्ट्रेशन लेना चाहते हैं। मैं हावड़ा में लेना चाहती हूँ तो सिंपली आई विल सिलेक्ट हावड़ा। उसके बाद हम नीचे जाएंगे। नीचे आपका पूछा जाता है लीगल नाम क्या है बिजनेस का। तो बेसिकली देयर आर टू नेम्स। एक तो होता है लीगल नेम, एक होता है ट्रेड नेम। तो बेसिकली लीगल नेम जो आपके पैन में मेंशन होता है वो आपका लीगल नेम होता है। तो आप अपना पैन कार्ड देखेंगे और उस बेसिस पे आपको लीगल नेम लिखना है। अब ये पूछ रहा है आपका पैन नंबर। पैन नंबर बेसिकली 10 डिजिट का होता है और आपके जीएसटी नंबर के लिए बहुत रेलिवेंट है बिकॉज आपका जीएसटी नंबर पैन के बेसिस पे जनरेट होता है। तो बेसिकली पैन नंबर हमें देना है। मैं अपना पैन नंबर प्रोवाइड कर रही हूँ। ओके। अब हमें ईमेल एड्रेस और मोबाइल नंबर प्रोवाइड करना है। तो ये जो फील्ड है ये हमें ध्यान से भरना है क्योंकि ईमेल एड्रेस और ओटीपी जो है हमारा वन टाइम पासवर्ड वो हमारे ईमेल एड्रेस और मोबाइल नंबर पे ही आएगा। तो जो प्राइमरी ऑथराइज सिग्नेटरी का ईमेल एड्रेस और मोबाइल नंबर है वही वहां यहाँ पर हमें फीड करना होगा। तो बेसिकली ये ध्यान से हमें फीड करना है। तो मैं अपना ईमेल एड्रेस यहाँ पे प्रोवाइड कर रही हूँ और अपना मोबाइल नंबर यहाँ प्रोवाइड कर रही हूँ। नेक्स्ट स्टेप है हमारा कैप्चा का। ये हमें प्रोवाइड करना है और प्रोसीड करना है। हम प्रोसीड करेंगे। उसके बाद हमारे ईमेल एड्रेस और हमारे मोबाइल नंबर पर ओटीपी जनरेट होगा। तो हम प्रोसीड करते हैं। प्रोसीड करने के बाद आप देख सकते हैं यहाँ पर जो भी मेरे पैन नंबर से रजिस्ट्रेशन नंबर लिया गया है चाहे वो पेंडिंग है या अप्रूव्ड है उसका डिटेल दिया जा रहा है। तो बेसिकली जो मेरे पैन नंबर से रजिस्ट्रेशन लिया गया है उसका डिटेल है, कुछ एक्टिव है, कुछ अभी भी प्रोसेसिंग में है। तो वो डिटेल आप डाउनलोड भी कर सकते हैं चाहे तो। मैं अभी प्रोसीड कर रही हूँ तो सिंपली प्रोसीड करते हैं हम। प्रोसीड करने के बाद आपके मोबाइल नंबर पे और आपके ईमेल में ओटीपी आएगा। वो आपको ओटीपी यहाँ प्रोवाइड करना है। यहाँ प्रोवाइड करने के बाद आपको प्रोसीड करना है। मैंने ओटीपी एंटर कर दिया है। अब हम सिंपली प्रोसीड करेंगे। प्रोसीड करने के बाद यू हैव सक्सेसफुली सबमिटेड पार्ट ए ऑफ द रजिस्ट्रेशन प्रोसेस। बेसिकली मैंने पार्ट ए जो है वो सक्सेसफुली सबमिट कर दिया है और मेरा टेम्पररी रेफरेंस नंबर जनरेट हो गया है। ये जो टेम्पररी रेफरेंस नंबर जनरेट हुआ है वो 15 डेज के लिए वैलिड रहेगा और मुझे पार्ट बी कंप्लीट करना है 15 डेज के अंदर, मतलब 6/11/2021 तक मुझे पार्ट बी सबमिट करना है। तो बेसिकली मैं प्रोसीड करती हूँ। सबसे पहले ये मैं कॉपी कर लेती हूँ, कंट्रोल सी करके पूरा नंबर मैंने कॉपी कर लिया है। अब हम प्रोसीड करते हैं। प्रोसीड करने के बाद यहाँ पर मुझे अपना टेम्पररी रेफरेंस नंबर देना होगा। मैं पेस्ट कर देती हूँ। उसके बाद मुझे कैप्चा जो है वो लिखना होगा। मैंने कैप्चा प्रोवाइड कर दिया है। अब हम प्रोसीड करेंगे।
प्रोसीड करने के बाद मेरे मोबाइल में या ईमेल में एक ओटीपी आएगा, वो मुझे एंटर करके फिर प्रोसीड करना है। सो बेसिकली ओटीपी मैंने एंटर कर दिया है, अब हम प्रोसीड करेंगे। प्रोसीड करने के बाद क्रिएशन डेट, फॉर्म ये है GST REG 01, एप्लीकेशन फॉर न्यू रजिस्ट्रेशन, एक्सपायरी डेट 15 दिन के अंदर मुझे ये फिल करना पड़ेगा। पार्ट बी 6/11/2021, स्टेटस अभी भी ड्राफ्ट है और मुझे इस पे एक्शन लेना है, तो ये एक्शन बटन जो है उस पर मुझे क्लिक करना होगा। जैसे ही मैं एक्शन बटन पे क्लिक करती हूँ तो इसमें एप्लीकेशन टाइप न्यू रजिस्ट्रेशन लिखता है, ड्यू डेट टू कंप्लीट इतना है, लास्ट मॉडिफाइड डेट आज का डेट है, प्रोफाइल मेरा अभी तक 0% कंप्लीट है, तो मुझे पूरा फिल करना होगा तब ये 100% कंप्लीट होगा। हम एक एक टैब को देखेंगे। बेसिकली आप देख सकते हैं यहाँ पर क्या क्या टैब है, बिजनेस डिटेल, प्रमोटर, पार्टनर, ऑथराइज सिग्नेटरी, ऑथराइज रिप्रेजेंटेटिव, प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस, additional place of business, goods and services, state specific information, और आधार ऑथेंटिकेशन और वेरिफिकेशन। तो ये सारे टैब्स हम कैसे फिल करेंगे, एक एक टैब को हम डिटेल में स्टडी करते हैं। तो आप देख सकते हैं हमारा जो फर्स्ट टैब है वो है बिजनेस डिटेल्स, जिसमें हमें डिटेल्स ऑफ बिजनेस के बारे में जान रहे हैं। लीगल नेम है जो हमने प्रोवाइड किया था पार्ट ए में, रूपा जैन डागा, मेरा पैन नंबर, और डेट ऑफ क्रिएशन अभी अवेलेबल नहीं है, तो बेसिकली ये जो डेटा है वो CBDT के वेबसाइट से चेक होंगे। अब हमें ट्रेड नेम प्रोवाइड करना है। ट्रेड नेम, बेसिकली ट्रेड नेम और लीगल नेम डिफरेंट होता है। ट्रेड नेम का मतलब होता है कि जिस नाम से हम बिजनेस चलाते हैं, तो बेसिकली मैं अपना ट्रेड नेम प्रोवाइड कर देती हूँ। आगे चलते हैं। कंस्टिट्यूशन ऑफ बिजनेस में, बिजनेस का कंस्टिट्यूशन क्या है, क्या ये एक फॉरेन कंपनी है, फॉरेन लिमिटेड लाइबिलिटी है, HUF है, LLP है, पार्टनरशिप फर्म है, प्रोप्राइटरशिप फर्म है, कंपनी है, तो बेसिकली मैं प्रोप्राइटरशिप फर्म चूज करती हूँ। चूज करने के बाद मुझे डिस्ट्रिक्ट पूछा जाता है, मैं डिस्ट्रिक्ट में हावड़ा सिलेक्ट करती हूँ। हावड़ा सिलेक्ट करने के बाद हम आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन पूछा जाता है, आर यू अप्लाइंग फॉर रजिस्ट्रेशन एज अ कैजुअल टैक्सेबल पर्सन, क्या आपको कैजुअल टैक्सेबल पर्सन की तरह रजिस्टर कराना है। अब ये कैजुअल टैक्सेबल पर्सन कौन होता है? कैजुअल टैक्सेबल पर्सन का मतलब है जो किसी नए स्टेट में टेम्पररी पर्पस के लिए, मतलब कुछ ही दिनों के लिए बिजनेस करने जाता है। जैसे कोई एग्जीबिशन लगाने जा रहा है तो वो हो गया कैजुअल टैक्सेबल पर्सन। जैसे कोई कलकत्ता आके एग्जीबिशन लगाता है तो वो क्या है, कैजुअल टैक्सेबल पर्सन। उसको टैक्स जो है वो पहले से जमा देना पड़ता है एस्टिमेट करके, और वो 5 दिन पहले रजिस्ट्रेशन लेता है। जैसे ही वो कैलकाटा आता है उसके 5 डेज पहले, मतलब प्रायर टू कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस, 5 दिन पहले उसको रजिस्ट्रेशन लेना पड़ता है। तो इसमें अगर हम यस करके देखें तो क्या डिटेल्स मांगता है? डिटेल्स मांगता है कि कितने दिनों के लिए आप रजिस्ट्रेशन लेना चाहते हो। ऑब्वियसली वो कुछ समय के लिए आता है, मैक्सिमम 90 डेज अलाउड होता है, ज्यादा से ज्यादा 180 दिन के लिए एक्सटेंड हो जाता है। और पूछता है कि आपका एस्टिमेटेड सप्लाई, एस्टिमेटेड नेट टैक्स लाइबिलिटी कितना है, कितना आपको लगता है कि आपका टर्नओवर होगा, कितना आपका टैक्स का लाइबिलिटी होगा, वो आपको प्रोवाइड करना है और यहाँ पर जनरेट करना है चालान। तो ये डिटेल्स जो है कैजुअल टैक्सेबल पर्सन के लिए प्रोवाइड करना पड़ता है अगर आप बोलते हो कि आप एज अ कैजुअल टैक्सेबल पर्सन रजिस्टर करना चाहते हो। मैं एक बार नो कर देती हूँ। फिर हम आगे चलते हैं। आगे का क्वेश्चन है ऑप्शन फॉर कॉम्पोजिशन, क्या आप कॉम्पोजिशन स्कीम अप्लाई करना चाहते हो? देखिए रजिस्ट्रेशन के टाइम हमारे पास दो ऑप्शन होता है, या तो हम रेगुलर स्कीम में जाएं या हम कॉम्पोजिशन स्कीम में जाएं। रेगुलर स्कीम में हम सामने वाली पार्टी से टैक्स कलेक्ट कर सकते हैं और हम इनपुट टैक्स क्रेडिट जो है वो क्लेम कर सकते हैं, और हमारा टर्नओवर अगर हमको लगता है 1.5 करोड़ से नीचे रहने वाला है और हमको कंप्लायंस के झमेले में नहीं पड़ना है, रिटर्न जो है मंथली बेसिस पे या क्वार्टरली बेसिस पे फाइल नहीं करना है, तो हम कॉम्पोजिशन स्कीम में जा सकते हैं। लेकिन हर कोई कॉम्पोजिशन स्कीम में नहीं जा सकता। हम देखते हैं ये क्या ऑप्शन है, इसको हम सिलेक्ट करते हैं। कॉम्पोजिशन स्कीम बेसिकली किसके लिए होता है? या तो मैन्युफैक्चरर या सर्विस प्रोवाइडर या जो रेस्टोरेंट सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं उनके लिए है। अगर आप
क्या कैटेगरी ऑफ पर्सन हो, क्या आप मैन्युफैक्चरर हो, क्या आप सप्लायर ऑफ रेस्टोरेंट सर्विस हो, ये वाले रेस्टोरेंट सर्विस वाले होते हैं पैरा 6 ऑफ शेड्यूल 2। एनी अदर सप्लायर एलिजिबल फॉर कंपोजिशन लेवी, तो आपको बताना पड़ता है कौन कौन मैन्युफैक्चरर जो होते हैं वो कंपोजिशन स्कीम के लिए एलिजिबल नहीं होते। अगर आप मैन्युफैक्चरर हो पान मसाला के, टबैको के, एरेटेड वाटर और आइसक्रीम के, तो आप कंपोजिशन स्कीम में नहीं जा सकते। अगर आप इंटर स्टेट सप्लाई करते हो तो आप कॉम्पोजिशन स्कीम में नहीं जा सकते। अगर आप नॉन रेसिडेंट इंडियन हो तो ये सारे जन कॉम्पोजिशन स्कीम में नहीं जा सकते। तो मैं इसको डी सिलेक्ट करती हूँ एक बार, क्योंकि मुझे कॉम्पोजिशन स्कीम में नहीं जाना है। ठीक है, तो मैं एक बार इसको डी सिलेक्ट कर रही हूँ। मैं हर एक चीज आपको डिटेल में बता रही हूँ, इसलिए इतना नॉलेज दे रही हूँ। रीजन टू ऑब्टेन रजिस्ट्रेशन, रीजन क्या क्या हो सकता है आपके अनुसार, आप कमेंट कीजिए कि आपको क्या लगता है क्या रीजन हो सकता है रजिस्ट्रेशन लेने का। या तो आपका टर्नओवर जो है वो एक्सीड हो रहा है, इस वजह से आपको रजिस्ट्रेशन लेना है। या तो क्या हो सकता है कि आप इंटर स्टेट सप्लाई कर रहे हैं, मतलब सपोज कीजिए मैं कैलकाटा में इसलिए रजिस्टर कराना चाहती हूँ क्योंकि मैं दिल्ली में सप्लाई करना चाहती हूँ कैलकाटा से, तो हो सकता है इंटर स्टेट सप्लाई हो रहा है। या तो आपको रिवर्स चार्ज में आपकी लाइबिलिटी है, आपको एज अ रेसिपेंट टैक्स पे करना है। या तो आपके बिजनेस का ट्रांसफर हो गया है या सक्सेशन हो गया, जिसको आपने सक्सीड किया, मतलब जो बिजनेस को आप सक्सीड कर रहे हैं वो जीएसटी में रजिस्टर्ड था। या डेथ हो गया प्रोप्राइटर का, अगर प्रोप्राइटर का डेथ होता है तो उसका जीएसटीएन कैंसिल हो जाता है, और जो उसके लीगल हेयर होते हैं, जो उसके बेटे होते हैं या बेटी होते हैं, उनको नया रजिस्ट्रेशन लेना पड़ता है अगर उनको कंटिन्यू करना है तो। डीमर्जर हो गया है क्या आपका कॉन्स्टिट्यूशन बदल गया है, पहले आप पार्टनरशिप में थे आप प्रोप्राइटरशिप में चले गए, तो कोई भी रीजन हो सकता है। क्या आप एक ई कॉमर्स ऑपरेटर हो, क्या आप अमेजन हो या फ्लिपकार्ट हो, क्या आप अमेजन या फ्लिपकार्ट के थ्रू सामान बेच रहे हो, क्या आपको अपनी मर्जी से रजिस्ट्रेशन लेना है। वॉलेंट्री रजिस्ट्रेशन का मतलब अपनी मर्जी से आप रजिस्ट्रेशन लेना चाहते हैं। इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर, ये कॉन्सेप्ट थोड़ा सा बड़ा है इसलिए मैं एक्सप्लेन नहीं कर रही हूँ। ये बेसिकली क्या होता है कि आपको अपना इनपुट डिस्ट्रीब्यूट करना है, जो आपका क्रेडिट है वो आपको बांटना है। तो ये सारे रीजन के वजह से, कि आप SEZ यूनिट हो, तो ये सारी चीज रीजन की वजह से आप जीएसटी में रजिस्ट्रेशन ले सकते हो। ठीक है, तो क्रॉसिंग द थ्रेशोल्ड मतलब आपका टर्नओवर एक्सीड कर रहा है। सपोज लिमिट 40 लाख है तो मेरा 40 लाख से एक्सीड कर रहा है, तो इसलिए मुझे जीएसटी में रजिस्टर कराना है। तो मैं क्रॉसिंग द थ्रेशोल्ड लेती हूँ। डेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस, बिजनेस का कब से कमेंस हुआ है। सपोज मेरा बिजनेस 1 अप्रैल 2021 को कमेंस हुआ है, मतलब शुरू हुआ है। डेट ऑन विच लाइबिलिटी टू रजिस्टर अराइज, मतलब क्या है कि कब आपकी लाइबिलिटी अराइज हो रही है, कब आपको जीएसटी में रजिस्टर करना है, कब आपका थ्रेशोल्ड जो है वो क्रॉस हो रहा है, मतलब टर्नओवर क्रॉस हो रहा है, कब से आप इंटर स्टेट सप्लाई कर रहे हो, मतलब एक स्टेट से दूसरे स्टेट में आप कब से स्टार्ट कर रहे हो। सपोज करो आज ही से मेरा टर्नओवर एक्सीड हो रहा है। अब क्वेश्चन ये आता है कि आप कब से रजिस्टर्ड माने जाते हो जीएसटी में। सपोज आपको जीएसटीएन नंबर मिल गया तो आप कब से माने जाओगे। तो अगर आप 30 दिनों के अंदर, जीएसटी में रजिस्ट्रेशन ले लेते हो, तो जब जब से आपकी लाइबिलिटी आई है तब से आप जीएसटी में रजिस्टर्ड माने जाओगे। अगर 30 दिनों के अंदर आप रजिस्ट्रेशन नहीं लेते हैं हो, तो आपका क्या नुकसान होता है, जब आपको रजिस्ट्रेशन प्रोवाइड होता है, जब आपको सर्टिफिकेट मिलता है रजिस्ट्रेशन का, तब से आप रजिस्टर्ड माने जाते हो। तो आपको जरूरी है कि आप 30 दिनों के अंदर अप्लाई कर दो, किस लिए, रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई कर दो। इंडिकेट एग्जिस्टिंग रजिस्ट्रेशन, कोई आपका एग्जिस्टिंग जीएसटीएन नंबर में रजिस्ट्रेशन है तो आपको यहाँ पर इंडिकेट करना है। कोई भी सेंट्रल सेल्स टैक्स या एक्साइज रजिस्ट्रेशन है या सर्विस टैक्स का रजिस्ट्रेशन है, या आप कोई इंपोर्टर या एक्सपोर्टर हो और आपका कोड है, या एंट्री टैक्स में रजिस्ट्रेशन है, एंटरटेनमेंट टैक्स, लग्जरी टैक्स, कोई भी आपका अगर रजिस्ट्रेशन अभी भी है तो आप यहाँ पर मेंशन कर सकते हो और रजिस्ट्रेशन नंबर दे सकते हो, डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन दे सकते हो, और यहाँ पर ऐड भी कर सकते हो। अगर आपका रजिस्ट्रेशन है तो यहाँ पर भी आप ऐड कर सकते हो। ओके, तो ये सारी डिटेल्स है, आप देख सकते
सो बेसिकली अगर मेरी कोई एग्जिस्टिंग रजिस्ट्रेशन नहीं है तो मुझे यहाँ पर कोई डिटेल्स देने की जरूरत नहीं है, मेरे को सिंपली सेव करना है और कंटिन्यू करना है। अब देखते हैं क्या इफेक्ट आता है सेव एंड कंटिन्यू करने से। हम सेव एंड कंटिन्यू करते हैं, देखते हैं यहाँ पर एक टिक आ जाता है और ये ब्लू हाईलाइटेड हो जाता है। अब हम आगे चलते हैं और हमारा प्रोफाइल 14% कंप्लीट हो गया है। अब हम आगे चलते हैं और देखते हैं प्रमोटर और पार्टनर डिटेल। देखिए सोल प्रोप्राइटरशिप में एक ही प्रोप्राइटर होता है, सिंगल पर्सन होता है, राइट। तो उसका पूरा डिटेल आपको देना है। क्या डिटेल देना है? बेसिकली उसका नाम और उसके फादर नेम। अब फादर नेम का डिटेल भी देंगे यहाँ पर, फादर नेम का डिटेल दोगे। उसके बाद आपको उनका बर्थ डेट देना है कि उनका डेट ऑफ बर्थ क्या है, उनका फोन नंबर देना है। देखिए यहाँ पर एक बात आपको ध्यान रखना है, ये जो सोल प्रोपराइटर है यही हमारा ऑथराइज सिग्नेटरी है। तो अगर यही ऑथराइज सिग्नेटरी है तो जब मैंने पार्ट ए भरा था, जो नंबर मैंने दिया है वो ही यहाँ पर रिफ्लेक्ट होना चाहिए, राइट। जो मैंने पार्ट ए के टाइम भरा था वही नंबर यहाँ पे रिफ्लेक्ट होगा। ईमेल एड्रेस भी वही रहेगी, ईमेल एड्रेस हम दे देते हैं। ठीक है, हमने ईमेल एड्रेस दे दिया है। अब हम आगे चलते हैं, यहाँ पर जेंडर पूछ रहा है, बेसिकली फीमेल सिलेक्ट कर रही हूँ मैं। टेलीफोन नंबर देखिए रेड हाईलाइटेड नहीं है इसलिए ये मैंडेटरी नहीं है। डेजिग्नेशन क्या होगा, ये सोल प्रोप्राइटर है तो हम सिंपली प्रोप्राइटर लिख देते हैं, ये प्रोप्राइटर है। दिन क्या होता है, डायरेक्टर आइडेंटिफिकेशन नंबर बेसिकली आपके कंपनी के केस में होता है, डायरेक्टर्स के होते हैं, तो ये आपको जरूरत नहीं है, ये जरूरत नहीं है। मैंडेटरी फील्ड तभी है जब आप कंपनी हो और आप डायरेक्टर का डिटेल्स प्रोवाइड कर रहे हो। आर यू अ सिटीजन ऑफ इंडिया, क्या आप सिटीजन हो इंडिया के? अगर आप सिटीजन हो तो आपको पासपोर्ट नंबर देने की जरूरत नहीं है। अगर नहीं हो तो देखिए यहाँ पर मैंडेटरी हो जाता है आपका पासपोर्ट नंबर देना। सिंपली मैं सिटीजन ऑफ इंडिया हूं तो उसको ड्रैग कर देती हूँ, यहाँ पर आधार नंबर आपको देना नहीं है। अब चलते हैं रेसिडेंशियल एड्रेस में, आपका जो भी रेसिडेंशियल एड्रेस है वहां यहाँ पे आप प्रोवाइड कर दीजिए। अभी मैं ऐसे ही आपको प्रोवाइड करके दिखा दे रही हूँ कि कैसे हम प्रोवाइड करेंगे। स्ट्रीट का नाम आपको देना है, सिटी देना है, कंट्री देना है, इंडिया सिलेक्ट करना है आपको। यहाँ पर स्टेट आपको वेस्ट बंगाल में सिलेक्ट कर रही हूँ, मैं वेस्ट बंगाल से बिलोंग करती हूँ, मैं वेस्ट बंगाल में रजिस्ट्रेशन, डिस्ट्रिक्ट मेरा हावड़ा है और मेरे को पिन कोड देना है, पिन कोड मैं प्रोवाइड कर देती हूँ। पिन कोड मैंने प्रोवाइड कर दिया है। अब सिंपली मुझे डॉक्यूमेंट जो है वो अपलोड करना है। देखिए थोड़ा ध्यान देना है कि जेपेक फाइल फॉर्मेट अलाउड है और उसका मैक्सिमम साइज 100 KB होना चाहिए। तो आप अपनी फोटो भी ले सकते हो, सेल्फी फोटोग्राफ, या आप अपलोड भी कर सकते हो। मैं एक बार अपलोड करके आपको दिखा देती हूँ, बस ये ध्यान रखिएगा 100 KB से नीचे हो या 100 KB हो, नहीं तो ये अपलोड नहीं लेगा। तो चूज करते हैं हम फाइल, फाइल चूज करते हैं हम, फोटो डालते हैं, अपलोड कर दिया है मैंने फोटो। अब सिंपली अदर इंफॉर्मेशन में क्या ये ऑथराइज सिग्नेटरी है? हाँ ये ऑथराइज सिग्नेटरी है, इसको यस करना है मेरे को और सेव एंड कंटिन्यू करना है। सिंपली सेव एंड कंटिन्यू मुझे करना है। तो देखिए ये प्रमोटर और पार्टनर का डिटेल जो है वो भी ब्लू हाईलाइटेड हो गया है और व्हाइट टिक आ गया है। मेरा 77% जो प्रोफाइल है वो कंप्लीट हो चुका है। अब हम आगे चलते हैं, आगे क्या इंफॉर्मेशन है। आगे हमें ऑथराइज सिग्नेटरी का डिटेल्स देना है। ऑथराइज सिग्नेटरी क्या होते हैं, तो बेसिकली हम लोग कितना डिटेल्स दे सकते हैं, मैक्सिमम 10 प्रमोटर है या पार्टनर का डिटेल हम यहाँ पर दे सकते हैं। तो ये हमारा प्राइमरी ऑथराइज सिग्नेटरी है, मैंने सिलेक्ट कर लिया कि ये जो है ये मेरे लिए प्राइमरी ऑथराइज सिग्नेटरी है। ऑब्वियसली प्रोप्राइटर एक ही है तो वो ही प्राइमरी ऑथराइज सिग्नेटरी होगा। सीन्स प्रूफ ऑफ ऑथराइज सिग्नेटरी रिक्वायर्ड नहीं है क्योंकि जो प्रोप्राइटर है वो ही ऑथराइज सिग्नेटरी है, इसलिए प्रूफ जरूरी नहीं है क्योंकि मैंने सिलेक्ट किया है कि जो प्रोप्राइटर है वो ही मेरा ऑथराइज सिग्नेटरी है। तो मेरे को सिंपली सेव करना है और कंटिन्यू करना है। सेव करने के बाद ऑथराइज रिप्रेजेंटेटिव, अगर आप अपने ऑथराइज रिप्रेजेंटेटिव का नाम देना चाहते हो जो आपको रिप्रेजेंट करेगा डिपार्टमेंट वगैरह में, तो यहाँ पर आप दे सकते हो।
यहाँ पर आपको स्लाइड करना है और आपसे ये डिटेल्स पूछे जाएंगे कि कौन है आपका ऑथराइज रिप्रेजेंटेटिव, क्या एक जीएसटी प्रैक्टिशनर है या कोई और है। अगर आपको एक जीएसटी प्रैक्टिशनर जो जीएसटी प्रैक्टिस करते हैं, जिनके पास एनरोलमेंट आईडी होता है, वो आप दे सकते हो। जैसे ही यहाँ पर एनरोलमेंट आईडी आप देते हो, ये पूरा डिटेल्स अपने आप ऑटो पॉपुलेट हो जाता है। अगर कोई और है तो आपको अदर्स मेंशन करना होगा और उनका नाम, मिडिल नेम, लास्ट नेम, डेजिग्नेशन देना होगा, क्या है वो, क्या वो चार्टर्ड अकाउंटेंट है, क्या कंपनी सेक्रेटरी है, कॉस्ट अकाउंटेंट है, लॉयर है, रिटायर्ड एम्प्लॉय है या कोई और है। ठीक है, उसका मोबाइल नंबर, ईमेल एड्रेस, पैन नंबर, ये सारी डिटेल्स आपको देना होगा और सेव करके कंटिन्यू करना होगा। तो बेसिकली मेरा कोई ऑथराइज रिप्रेजेंटेटिव नहीं है इस केस में, तो मैं प्रोवाइड नहीं कर रही हूँ यहाँ पर डिटेल। इस स्लाइडर को मैं नो करती हूँ। नो करने के बाद सेव एंड कंटिन्यू करती हूँ। फिर आगे हमारा प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस। प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस क्या है? तो बेसिकली हमारा दो तरह का प्लेस ऑफ बिजनेस होता है, एक प्रिंसिपल, एक एडिशनल। प्रिंसिपल मतलब जहां पर हम बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन करते हैं। एडिशनल मतलब अदर देन द प्रिंसिपल बिजनेस। अगर सपोज कीजिए आपका एक ही स्टेट में दो ब्रांचेस है, जहां पर आप बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन कर रहे हो, वहां पर आप प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस मानोगे उसको। और जहां पर आपका बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन नहीं हो रहा बट बल्कि एंसिलरी एक्टिविटीज हो रही हैं, वो आपके लिए एडिशनल प्लेस ऑफ बिजनेस माना जाएगा। तो हम लोग चलते हैं और देखते हैं। तो बेसिकली हमको अपना बिल्डिंग का नंबर देना है यहाँ पर। तो हम एक बार नंबर दे देते हैं। फ्लोर नंबर देना है। बिल्डिंग नंबर किसका देना है? जो बिजनेस है उसका उसका आपको बिल्डिंग नंबर देना है। फ्लोर नंबर आपको देना है कि फ्लोर नंबर क्या है, और नेम ऑफ द प्रीमाइसेस आपको देना है कि क्या प्रीमाइसेस का नाम है, उसका डिटेल आपको देना है। और स्ट्रीट, रोड और स्ट्रीट का डिटेल देना है। सिटी का डिटेल देना है। सिटी हमारा हावड़ा है तो हम हावड़ा सेलेक्ट कर रहे हैं। डिस्ट्रिक्ट का नंबर देना है, डिस्ट्रिक्ट का नाम देना है, हावड़ा डिस्ट्रिक्ट, पिन कोड देना है। अब बात करते हैं लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड जो है वो रिक्वायर्ड नहीं है, वो कंपल्सरी नहीं है इस केस में। स्टेट ज्यूरिसडिक्शन चार्ज, इसका मतलब क्या है? कौन सा डिपार्टमेंट आपका जीएसटी का केस देखेगा, आपको नोटिस भेजेगा, आपका जीएसटी का रजिस्ट्रेशन का डिटेल देखेगा। तो बेसिकली आपको यहाँ से सेक्टर, सर्कल, वार्ड, चार्ज, यूनिट सिलेक्ट करना है। जैसे मेरे केस में शिवपुर है, वही ड्रॉप डाउन में आ रहा है। तो बेसिकली जो आप पिन कोड देते हो उसके हिसाब से सजेशन देता है, हमारा जो पोर्टल है उस हिसाब से सजेशन देता है। ठीक है, कमिश्नरेट क्या होगा? इसमें हावड़ा है इस केस में। इसमें डिवीजन दो है, एक बाली है, एक शिवपुर है। मेरे केस में शिवपुर है। और रेंज इसमें एक ही ऑप्शन अवेलेबल है तो वो ही हम दे रहे हैं। तो ये बेसिकली ये जो है, यही हमारा जो है जीएसटी रजिस्ट्रेशन का जो भी नोटिस है यहीं से हमें मिलेगा, वही हमारा केस देखेगा। आगे जाके जो भी नोटिस आएंगी हमें, वो इसी सेक्टर से आएंगी क्योंकि यही हमारा डिवीजन है, राइट। तो बेसिकली अगर आपको इसके बारे में नहीं पता है तो यहाँ पर आप क्लिक कर सकते हो और जान सकते हो अपना ज्यूरिसडिक्शन। आपको ऐसा शो करेगा, नो योर ज्यूरिसडिक्शन का जो वेबसाइट है वो ओपन हो जाएगा। आपको सर्विसेज में जाना है। सर्विसेज में जाने के बाद आपको नो योर ज्यूरिसडिक्शन में जाना है। जैसे ही आप नो योर ज्यूरिसडिक्शन में जाएंगे, आपको स्टेट सेलेक्ट करना है। जैसे मेरा वेस्ट बंगाल स्टेट है तो मैं वेस्ट बंगाल स्टेट जो है वो सिलेक्ट करूंगी। उसके बाद जोन मेरा कैलकाटा है तो मैं कैलकाटा सिलेक्ट करूंगी। कैलकाटा में बहुत सारे कमिश्नरेट है तो वो कमिश्नरेट मेरा हावड़ा है, हावड़ा सिलेक्ट करेंगे। हावड़ा में आपका बहुत सारा डिवीजन है। आप यहाँ पे देख सकते हैं बहुत सारी डिवीजन आपको मिलेंगे। तो बेसिकली मैं शिवपुर से बिलोंग करती हूँ, मेरा बिजनेस शिवपुर में है तो मैं शिवपुर डिवीजन सिलेक्ट करूंगी। और यहाँ पे काफी रेंज है। तो ये रेंज हम कैसे पता करेंगे? बेसिकली हमारे वार्ड नंबर से हम अपना रेंज पता कर सकते हैं। जो भी हमारा वार्ड नंबर है उसके बेसिस पे हम रेंज जो है वो पता कर सकते हैं जीएसटी में। ठीक है, तो अपने वार्ड नंबर के अकॉर्डिंगली अपना जीएसटी नंबर आप देख सकते हैं। तो ऐसे हम नो योर ज्यूरिसडिक्शन में जाके, इस लिंक पे जाके देख सकते हैं कि हमारा ज्यूरिसडिक्शन क्या है। अब हम आगे चलते हैं। यहाँ पर हमारा ऑफिशियल ईमेल एड्रेस है,
टेलीफोन नंबर रिक्वायर्ड नहीं है, मोबाइल नंबर प्रोवाइड कर सकते हैं आप यहाँ पर, फैक्स नंबर रिक्वायर्ड नहीं है। उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट, नेचर ऑफ पोजेशन ऑफ प्रीमाइसेस, क्या नेचर हो सकता है पोजेशन का। तो बेसिकली आप देख सकते हैं कंसर्न हो सकता है, लीज्ड हो सकता है, खुद का ओन हो सकता है, रेंटेड हो सकता है, शेयर्ड हो सकता है। ठीक है, तो आपका अगर रेंटेड है तो आपको रेंट एग्रीमेंट लगेगा। ठीक है, जैसे हम रेंट, अगर रेंटेड सिलेक्ट करते हैं तो यहाँ पर आपको ऑप्शन दिया जाता है, रेंटेड है तो आपको रेंट या लीज एग्रीमेंट चाहिए होगा, प्लस आपको प्रूफ देना होगा, इलेक्ट्रिसिटी बिल भी देना होगा, और आजकल ट्रेड लाइसेंस भी लगता है तो ट्रेड लाइसेंस भी बेटर है। ठीक है, तो रेंट या लीज एग्रीमेंट आपको देना है। अगर आपका ओनरशिप का है, खुद का है, ओन्ड है, तो आपको बेसिकली म्युनिसिपल खाता कॉपी, प्रॉपर्टी टैक्स रिसीट देना होगा, प्लस आप इलेक्ट्रिसिटी बिल भी दे सकते हैं। तो ये सारी चीजें आपको लगेगी। कंसर्न लेटर में आप दे सकते हैं सामने वाले का कंसर्न कि वो आपको अपना प्रीमाइसेस यूज करने दे रहा है, तो वो कंसर्न लेटर लगेगा, इलेक्ट्रिसिटी बिल और ट्रेड लाइसेंस लगेगा। तो ये सारी डिटेल सकते हैं। जैसे अगर मैं रेंटेड सिलेक्ट करती हूँ तो मुझे यहाँ पर रेंट एग्रीमेंट जो है वो देना होगा, चूज करना होगा फाइल, और यहाँ से रेंट एग्रीमेंट देना होगा। तो ये आपको ध्यान रखना है कि इसका साइज जो है वो एक्सीड ना करे। ठीक है, तो मैंने रेंटेड में रेंट या लीज एग्रीमेंट दिया है, तो ये बेसिकली मैक्सिमम साइज 2 MB का होता है, या आप PDF फाइल दे सकते हैं या जेपेग फाइल दे सकते हैं। वापस से आपको एक डॉक्यूमेंट अपलोड करना होगा, तो आपको इलेक्ट्रिसिटी बिल आप दे सकते हैं। ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी बिल चूज कर सकते हैं। ठीक है, और इसके साथ अगर आपको ट्रेड लाइसेंस अटैच करना है तो वो भी आप अटैच कर सकते हैं। बिजनेस एक्टिविटी, क्या आप बॉन्डेड वेयरहाउस है, क्या आपका फैक्ट्री या मैन्युफैक्चरिंग है, क्या लीजिंग बिजनेस है, क्या रिटेल वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट है, होलसेल बिजनेस है, सप्लायर है, आप सर्विसेज के, वेयरहाउस है, इंपोर्ट है। तो ये सारी ऑप्शंस अवेलेबल है। बेसिकली मेरा होलसेल बिजनेस है तो मैं वो सिलेक्ट करूंगी। अब बात करते हैं हैव एडिशनल प्लेस ऑफ बिजनेस, इसका मतलब क्या है। क्या आपका एडिशनल प्लेस ऑफ बिजनेस है। एडिशनल प्लेस का मतलब एक से ज्यादा प्लेस ऑफ बिजनेस। जैसे मेरा अगर सपोज कीजिए वेस्ट बंगाल में हावड़ा में भी एक मेरा होलसेल का दुकान है, और एक मेरा कैलकाटा में भी होलसेल का दुकान है, तो 2 मेरा दुकान है। तो यहाँ पर मुझे सिलेक्ट क्या करना पड़ेगा, मेरे को एक और हैव एन एडिशनल प्लेस ऑफ बिजनेस को ड्रैग करना होगा, फिर सेव एंड कंटिन्यू करना होगा। तो फिर आपको एडिशनल प्लेस ऑफ बिजनेस का भी डिटेल्स जो आपने प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस का दिया, सेम डिटेल्स आपको देना होगा। ठीक है, तो मैंने ड्रैग कर दिया है, एक बार मैं सेव और कंटिन्यू करती हूँ और आपको दिखाती हूँ। यहाँ पे आपसे पूछता है कि आपका कितना नंबर है एडिशनल प्लेस ऑफ बिजनेस का, तो मैं 1 अगर सिलेक्ट करती हूँ, वो आप अपने हिसाब से दे सकते हो और ऐड कर सकते हैं डिटेल्स। ठीक है, ऐड कर सकते हैं अपने हिसाब से डिटेल्स। ठीक है, तो यहाँ पर आप नंबर ऑफ एडिशनल प्लेस जो है वो देंगे। अगर आपका कोई भी एडिशनल प्लेस ऑफ बिजनेस होगा उसका डिटेल्स आपको यहाँ पर देना है। अगर आपका डिटेल्स नहीं है यहाँ पर तो आपको डिटेल्स देने की जरूरत नहीं है। यहाँ पर आप नो करके सेव एंड कंटिन्यू कर सकते हैं, तो यहाँ पर आपको जरूरत नहीं है। तो इफ यू नीड टू ऐड डिटेल्स ऑन एडिशनल प्लेस ऑफ बिजनेस, गो टू प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस, सिलेक्ट यस फॉर हैव एडिशनल प्लेस ऑफ बिजनेस। मतलब यहाँ पर आपको प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस में जाके यस करना होगा, तभी आप जो डिटेल्स है सेव एंड कंटिन्यू करके यहाँ पर प्रोवाइड कर सकते हो। ठीक है, तो वही डिटेल्स आपको करना होगा। ऐड न्यू करके आपको यहाँ पर डिटेल्स जो भी है, बिल्डिंग नेम, फ्लैट नंबर, जो आपने प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस का डिटेल दिया था कि डिस्ट्रिक्ट क्या है, सिटी क्या है, पिन कोड क्या है, रोड एंड स्ट्रीट क्या है, प्रीमाइसेस क्या है, नेचर ऑफ पोजेशन क्या है। एडिशनल प्लेस ऑफ बिजनेस का डिटेल्स में आपको रेंटेड है तो रेंट एग्रीमेंट, इलेक्ट्रिसिटी बिल, उसके साथ ट्रेड लाइसेंस आप लोगे तो आपको इजीली मिल जाएगा। ठीक है, GSTN नंबर। ये आपका ओन्ड है तो आपको म्युनिसिपल खाता कॉपी देना होगा, या आपका प्रॉपर्टी टैक्स रिसीट देना होगा। तो ये सारा डिटेल्स आपको देना होगा, और क्या बिजनेस एक्टिविटी कर रहे हैं वो आपको मेंशन करना पड़ेगा। ओके, तो मेरा प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस में मैं स्लाइड करके नो कर देती हूँ क्योंकि मेरा एडिशनल प्लेस ऑफ बिजनेस नहीं है, और सेव और कंटिन्यू करती हूँ।
तो जैसे ही मैं सेव एंड कंटिन्यू करती हूँ, यहाँ पर मुझे कुछ जरूरत नहीं है, मैं सिंपली कंटिन्यू कर सकती हूँ। कंटिन्यू करने के बाद देखिए 96% जो है मेरा प्रोफाइल कंप्लीट हो गया है। अब ये पूछ रहा है गुड्स एंड सर्विसेज का डिटेल। तो टॉप 5 कमोडिटीज का डिटेल आपको देना है। जो भी आप, अगर आप 6 चीज में काम कर रहे हो तो 5 चीजों का डिटेल आपको देना है। तो बेसिकली यहाँ पर आपको HSN नंबर देना है, यहाँ पर आपको गुड्स का डिटेल देना है, यहाँ पर आपको सर्विसेज का डिटेल देना है। तो गुड्स के डिटेल में आपको क्या करना है, यहाँ पर आप अपना HSN नंबर जो है वो दे सकते हो। उस बेसिस पे आपको दिखा देगा कि क्या क्या है। जैसे अगर आप पॉलीमर में डील कर रहे हो तो 390201 जो है वो आपका HSN कोड है। यहाँ पर उसका डिस्क्रिप्शन आ जाएगा, पूरा डिटेल आ जाएगा। तो आपको हर एक प्रोडक्ट का नहीं देना है, बल्कि टॉप 5 कमोडिटी और टॉप 5 सर्विस का। यहाँ पर सिंपली आप HSN कोड सर्च करोगे तो आपको बताएगा कि आप कौन से सर्विस में हो, आप उस हिसाब से देख सकते हो। ठीक है, जैसे अगर आप ट्रेनिंग में हो तो यहाँ पर आप ट्रेनिंग भी सर्च कर सकते हो। तो ट्रेनिंग क्या चीज का ट्रेनिंग, क्या आपका कमर्शियल ट्रेनिंग एंड कोचिंग सर्विसेज है, तो उस हिसाब से आप सर्च भी कर सकते हो। ठीक है, तो ये डिटेल्स आपको प्रोवाइड करना है। प्रोवाइड करने के बाद आपको सेव और कंटिन्यू करना है। सेव एंड कंटिन्यू करने के बाद आपको प्रोफेशनल टैक्स एम्प्लॉय कोड, प्रोफेशनल टैक्स रजिस्ट्रेशन नंबर, एक्साइज लाइसेंस अगर आपका है और किसके नाम पे है, वो डिटेल्स आपको यहाँ पर स्टेट स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन में देना है। ठीक है, अगर आपके पास है तो आप ये डिटेल्स दे सकते हो, नहीं है तो आप सिंपली सेव एंड कंटिन्यू कर सकते हो। जैसे ही सेव एंड कंटिन्यू करते हो, ये जो टैब है दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट टैब। ये आपको ध्यान से समझ के भरने की बहुत जरूरत है, क्योंकि ये आधार ऑथेंटिकेशन का टैब है। अगर आप आधार ऑथेंटिकेशन करते हो तो आपका 7 वर्किंग डेज में या तो नोटिस आ जाता है डिपार्टमेंट से कि आपको कोई एडिशनल इंफॉर्मेशन चाहिए, या 7 वर्किंग डेज में आपका GSTN नंबर आपके पास आ जाता है। लेकिन अगर आप आधार ऑथेंटिकेशन नहीं करते तो आपको 30 कैलेंडर डे में जो है वो आपका GSTN नंबर आता है, या तो आपका नोटिस आता है और साइट वेरिफिकेशन होता है GST डिपार्टमेंट के थ्रू। तो बेसिकली जो भी GST ऑफिसर है वो आपका साइट का वेरिफिकेशन करेगा। अगर आप 30 वर्किंग डेज जो है 13 अगर आप आधार ऑथेंटिकेशन नहीं करते, तो बेसिकली आधार ऑथेंटिकेशन करना बहुत जरूरी है। तो हम पढ़ते हैं क्या है ये। तो बेसिकली किसका आधार ऑथेंटिकेशन होगा, जो आपका प्रोप्राइटर है और जो प्राइमरी ऑथराइज सिग्नेटरी है। इसमें देखिए अपने आप ऑप्शन जो है सिलेक्टेड है, आपको सिलेक्ट करने का ऑप्शन नहीं मिल रहा है, क्योंकि ये प्रोप्राइटर ही आपका प्राइमरी ऑथराइज सिग्नेटरी है। तो इसका ईमेल एड्रेस और मोबाइल नंबर आपको ध्यान से देना है, क्योंकि उसी में आपका आधार ऑथेंटिकेशन जो लिंक है वो उसी में जाएगा, और वो लिंक क्लिक करके आपको अपना आधार ऑथेंटिकेट करना है। तो बेसिकली आपका जो मोबाइल नंबर है वो आधार से लिंक्ड होना चाहिए। तो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। जो आप मोबाइल नंबर प्रोवाइड आगे करने वाले हो अपने ईमेल एड्रेस में, जो लिंक आएगा उसमें, तो वो आधार से लिंक्ड होना चाहिए। जो भी आप प्रोवाइड करोगे डिटेल्स आधार नंबर का, वो आपके मोबाइल नंबर से लिंक्ड होना चाहिए। दैट इज इम्पोर्टेंट। ठीक है, तो मैंने बता दिया आपको आधार ऑथेंटिकेशन इतना जरूरी क्यों है। आधार ऑथेंटिकेशन इसलिए जरूरी है ताकि आपको टाइमली आपका GSTN नंबर मिल जाए। तो ये आधार ऑथेंटिकेशन का लिंक आपके ईमेल आईडी या आपके मोबाइल नंबर पे कब आएगा, जब आप GST का जो भी एप्लीकेशन है, ये वाला एप्लीकेशन सबमिट करोगे, तब आपके मोबाइल नंबर पे या आपके ईमेल एड्रेस पे वो लिंक आएगा। ठीक है, तो बेसिकली हम आगे चलेंगे। अगर हमको आधार ऑथेंटिकेशन करना है, अगर हमें आधार ऑथेंटिकेशन नहीं करना है तो इसको स्लाइड करेंगे तो ये पूछेगा यू हैव ऑप्टेड नो, आपने नो किया है, वार्निंग साइन दे रहा है। So if you wish, you can upload eKYC document of primary authorized signatory and one promoter or partner. Further, the registration shall be issued after site verification. मतलब अगर आप आधार ऑथेंटिकेशन नहीं कराते हो तब आपको रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट आपके साइट वेरिफिकेशन के बाद ही मिलेगा, फिजिकली वेरीफाइड होगा आपका साइट। तो मैं एक बार ओके करती हूँ और देखती हूँ। तो eKYC डॉक्यूमेंट क्या क्या मैं सबमिट कर सकती हूँ, आधार एनरोलमेंट नंबर, पासपोर्ट, वोटर आईडी कार्ड, KYC फॉर्म, सर्टिफिकेट इशूड बाय कॉम्पिटेंट अथॉरिटी। तो ये सारे ऑप्शंस अवेलेबल है। ये सारे डिटेल्स, अगर सपोज कीजिए मैं वोटर आईडी कार्ड का सिलेक्ट करती हूँ तो बेसिकली मुझे
वोटर आईडी कार्ड का पीडीएफ फॉर्मेट में या जेपेग फॉर्मेट में जो फाइल है वो सिलेक्ट करना पड़ता है। तो ये हम ई केवाईसी भी कर सकते हैं, लेकिन मैं ये ऑप्शन आपको रेकमेंड नहीं करूंगी क्योंकि इससे टाइम लगेगा आपका जीएसटी नंबर लाने में। तो आधार ऑथेंटिकेशन करना हमारे लिए जरूरी है, तो ये ध्यान से आपको करना होगा। और बेसिकली आपको सेव एंड कंटिन्यू करना है। सेव एंड कंटिन्यू करने के बाद ये एक वार्निंग साइन देता है कि आपने ऑप्ट किया है यस। आप ध्यान रखिए कि आपका जो मोबाइल नंबर या ईमेल आईडी है वो सही हो ताकि वहीं पर लिंक आए। तो मैं ओके करती हूँ। ओके करने के बाद सिंपली आपको वेरिफिकेशन करना है। आपको बोलना है कि आपने जो भी इंफॉर्मेशन दिया था वो एकदम सही है, और ऑथराइज सिग्नेटरी का नाम देना है, प्लेस देना है, प्लेस जो भी है आपको मेंशन करना है। यहाँ पर डेट और प्रोप्राइटरशिप स्टेटस यह मेंशन हो रहा है। आपको सबमिट करना है या डीएससी से डिजिटली साइन करके या ईवीसी से, मतलब आपका जो भी नंबर है उसमें ओटीपी आ जाएगा जो आपने दिया था रजिस्ट्रेशन के टाइम पार्टी भरते समय, उसमें आपका ओटीपी आ जाएगा। तो बेसिकली ये प्रोसेस है। जैसे ही आप इस एप्लीकेशन को सबमिट करते हो वैसे ही आपका जो आधार ऑथेंटिकेशन का लिंक है वो आपकी ईमेल एड्रेस पे आ जाएगा और आपके फोन नंबर पे आ जाएगा। वो 15 डेज के लिए वैलिड रहेगा। तो बेसिकली आपको टाइमली जो है आधार ऑथेंटिकेट करना है, तभी आपका एआरएन नंबर जो है वो जनरेट होगा। तो ये हमारा डिटेल प्रोसेस था जीएसटी रजिस्ट्रेशन करने का। तो आप देख सकते हो एकदम सिंपल प्रोसेस है। आपको ध्यान रखना है, अगर आप प्रोप्राइटर हो तो सबसे पहले डॉक्यूमेंटेशन क्या होगी वो हमको ध्यान रखना है कि क्या क्या डॉक्यूमेंट हमें लेना है। अगर रेंटेड प्रॉपर्टी है तो रेंट एग्रीमेंट हम लेंगे, और हम उसके साथ इलेक्ट्रिसिटी बिल और ट्रेड लाइसेंस भी लेंगे। अगर ओन प्रॉपर्टी है तो आपका जो भी आपका म्यूनिसिपल टैक्स रिसीट है वो हम लेंगे, और इलेक्ट्रिसिटी बिल भी रहेगा और ट्रेड लाइसेंस भी रहेगा। तो डिपेंड करता है क्या है। अगर पार्टनरशिप फॉर्म है तो पार्टनरशिप पार्टनर्स का डिटेल्स जाएगा और पार्टनरशिप डीड रहेगा। अगर आपका कंपनी है तो आपका मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन ये लेना पड़ेगा। ठीक है, डायरेक्टर्स का पूरा डिटेल्स जाएगा। मैक्सिमम 10 प्रोप्राइटर्स जो है उसका डिटेल आप ऐड कर सकते हैं। तो ऐसे हम लोग का 100% जो है प्रोफाइल जो है कंप्लीट हो गया है। तो जैसे ही मैं इसको वेरीफाई करूंगी वैसे ही मेरा आधार ऑथेंटिकेशन लिंक जो है मेरे ईमेल एड्रेस पे आएगा और मुझे सिंपली वो ऑथेंटिकेट करना है। उसके बाद मेरा एआरएन नंबर जनरेट हो जाएगा। होप ये वीडियो आपको समझ में आया होगा। आपकी कोई भी क्वेरी है जीएसटी रजिस्ट्रेशन रिलेटेड तो आप कमेंट कर सकते हो। थैंक यू सो मच। प्लीज हमारे वीडियो को लाइक करें अगर आपको अच्छा लगा है तो, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।